Good morning, students. Now, in last lecture, we have seen a format of balance sheet, and for the company. Now we discuss here in equities and liabilities. And in balance sheet, there are two parts. Balance sheet is divided in mainly two parts. This is first part, equities and liabilities. Equities and liabilities also divided in three parts. That is shareholder funds, non-current liabilities, and current liabilities. And these three part is also divided in sub part. That is equity shareholders under these two: A, share capital; B, reserve and surplus. Then non-current liabilities under these three: A, long-term borrowings; B, other long-term liabilities; and C, long-term provisions. And current liabilities under these there are four: short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, and short-term provisions. Now under this what we have to write down? Under share capital how to write down? Reserve and surplus. So how many reserves are there? What is surplus? बराबर. तो इनको कैसे लिखना है हमको? तो उसके लिए आपको ये नोट नंबर दिया. देखो हमको ये नोट बनानी होती है. हियर देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर नोट्स. आपको 12th स्टैंडर्ड में नोट्स बनाने के लिए बोलने वाले नहीं है. आपको ये फॉर्मेट लिखना है एग्जाम में. उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी? शेयर कैपिटल में जाएगी, रिजर्व सरप्लस में जाएगी, कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगी, कि अदर लॉन्ग टर्म में जाएगी, कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगी, ट्रेड पेबल्स में जाएगी, कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगी. वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? उसके लिए आपको नोट देखनी है. उसके लिए हमें ये नोट देखनी है कि नोट कैसे बनती है. उस नोट के ऊपर से आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है. ये शेयर कैपिटल है तो उसका आंसर फाइनल कैसे लिखना है? यहां पर हमको फाइनल आंसर लिखना है शेयर कैपिटल का. लेकिन ये आंसर कैसे आता है वो हम नोट नंबर 1 बनाते हैं. उस नोट नंबर 1 में आपको दिखाएंगे कि शेयर कैपिटल का आंसर कैसे लिखना है. सो टुडे वी डिस्कस दिस नोट्स फॉर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट ऑल्सो. बैलेंस शीट में भी नोट्स है ना. सॉरी, बैलेंस शीट में असेट्स में भी नोट्स है. जैसे बैलेंस शीट को मैंने बोला आपको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम. एक इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. इक्विटीज को तीन पार्ट में, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. वैसे ही हम असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है आपका नॉन करंट असेट्स एंड दूसरा है करंट असेट्स. आपने देखा होगा, है ना, आपने लिखा भी होगा, जो आपको पेज नंबर 126 एंड 127 पर दिया हुआ है पार्ट 2 में. नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स में 4 पार्ट है और करंट असेट्स में कितने पार्ट है? 6 पार्ट है. तो इसके अंदर कौन सा अकाउंट्स आपको जो एग्जाम में इंफॉर्मेशन देंगे वो इंफॉर्मेशन कौन से हेड के अंदर जाएगा वो आपको समझना पड़ेगा. और वो हमको नोट्स के ऊपर से पता चलेगा, जो हम नोट्स देखेंगे ना उसके ऊपर. ओके, सो टुडे विल डिस्कस ऑल दिस नोट्स एंड दिस गिवन ऑन पेज नंबर 127. सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 127 पे आपको फर्स्ट नोट दिया हुआ है. देखो शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल. तो उसमें क्या लिखना है आपको वो देखना है. तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल. अब हमको पता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, है ना. ऐसी कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से इश्यू कर सकती है. तो सबसे पहले दिखाते कितने ऑथराइज कैपिटल में कितना कितना शेयर है, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है और उसका प्राइस कितना है, प्रेफरेंस शेयर नंबर कितने और उसका प्राइस कितना. फिर उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो बाहर लिखते हैं. उसका इश्यूड शेयर कैपिटल, उसमें से कितना कैपिटल कंपनी ने इश्यू किया है. तो मान लो यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें से कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया. यहाँ पे क्या आएगा? 50,000 इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर मान लो 50,000 है, उसमें मान लो 10,000 इश्यू किया. यहाँ पे क्या आएगा? 10,000 प्रेफरेंस शेयर. जितने इश्यू किए वो और जो प्राइस ऊपर है वही प्राइस यहाँ पे आएगी. उसके बाद सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल. तो कितने कैपिटल सब्सक्राइब हुए, कंपनी जितने शेयर इश्यू किए थे उसमें कितने सब्सक्राइब हुए. मान लो 50,000 इश्यू किए थे तो 50,000 यहाँ पे क्या हुए? सब्सक्राइब हो गए. तो 50,000 इंटू उसका जो प्राइस है 10 रुपीज. वो प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसे लिखना है कि कितना प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इश्यू किया था. मान लो 10,000 प्रेफरेंस इश्यू किए थे, उसमें कितने सब्सक्राइब हुए? 10,000 इंटू यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो इश्यू प्राइस है वो. उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल. उसके बाद कंपनी ने जो शेयर सब्सक्राइब किया है बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, उसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे वो लिखना है कि कितने इक्विटी शेयर, कितने का पर शेयर कितना मिला नहीं, कितना मंगवाया था कॉल्ड ऑफ वो. और यहाँ कॉल इन एरियर्स जो हम माइनस करते हैं वो कॉल इन एरियर्स क्या करना है? माइनस करना है. यहाँ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों का मैंने दिया है आपको, बराबर. फिर इनका टोटल जो आएगा वो आपको बाहर लिख देना है माइनस करने के बाद. उसके बाद फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितने शेयर कंपनी ने फोरफिटेड किए लास्ट में थर्ड नंबर आपको दिया है फोरफिटेड शेयर अकाउंट. अगर फोरफिटेड शेयर है तो वहां पे लिखना है और उसका टोटल जो भी आएगा बाहर लिखना है. फिर ये सबका जो टोटल लास्ट में आएगा ना, यहाँ पे ये जो लास्ट में टोटल था वो टोटल आपको यहाँ लिखना है शेयर कैपिटल के अंदर नोट नंबर 1 में. तो ऐसी नोट्स बनानी है हमको, बराबर. यहाँ 12th स्टैंडर्ड में आपको नोट्स बनाना नहीं है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली दे देंगे शेयर कैपिटल
10 लाख रुपीज़। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सिर्फ शेयर कैपिटल लिख के 10 लाख। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल कहाँ पर जाता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जाता है कि असेट्स में जाता है। अगर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जाता है तो कहाँ पे जाता है, तो सबसे पहले कहाँ, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर ए में जाएगा, शेयर कैपिटल में आपको लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको डायरेक्टली अमाउंट दे देंगे 10 लाख, और कभी कभी आपको ऐसा भी देंगे कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो आपको समझ जाना है 1 लाख इंटू 10 तो कितना आएगा 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज लिखना है आपको शेयर कैपिटल के अंदर, बराबर। लेकिन ऐसी नोट्स आपको आगे आएगी जब कॉलेज में आप जाओगे तब, बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि नोट्स कैसे बनती है वो। ओके, तो ये हो गया आपका नोट नंबर 1। अब हम देखेंगे नोट नंबर 2। अब आपको ये पता होना चाहिए नोट नंबर 2 किसके लिए। तो आप अपनी बैलेंस, अपनी टेक्स्ट में पेज नंबर 126 उसके ऊपर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, उसमें दिया है नोट नंबर 2 में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको पता होना चाहिए कि नोट नंबर 2 किसके लिए है, तो रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर क्या है 2, आपको ये पता होना चाहिए। अभी रिजर्व सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड सरप्लस यानी क्या, प्रॉफिट, है ना। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है ना उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर। तो अब देखेंगे नोट नंबर 2 जो आपको पेज नंबर 128 पे दिया है। तो यू हैव टू ओपन नाउ पेज नंबर 128। तो देखो पेज नंबर 128 पे आपको दिया रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सरप्लस, यानी कि एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है उसका जो सरप्लस आएगा प्रॉफिट, वो सबसे पहले लिखना है। उसमें क्या लेस करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड। उसमें से आपको जनरल रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको सीधा बाहर लिखना है सरप्लस में, बराबर, याद रखना। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, फिर प्लस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, रिजर्व फंड, देन वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में क्या है, लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस आता है अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। देखो आपको यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है, लॉस। समझ में आया, लॉस है तो ब्रैकेट में लिखना है, और प्रॉफिट है तो आपको उसको सबसे पहले लिख देना है। तो इतनी रिजर्व आपको लिखनी है। अगर इसमें से कोई भी रिजर्व अगर आपको एग्जाम में दी है तो आपको कहाँ दिखाना है उसको, रिजर्व एंड सरप्लस में। अब आपको याद रखना है कि ये सारी रिजर्व कौन कौन सी है, बराबर। इसमें से कोई एक रिजर्व आपको पूछेंगे, बराबर। जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये सारी आपको याद रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, बराबर। ये सारी रिजर्व कहाँ लिखी जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस में। यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट पार्ट में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए एंड बी, ए में क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, बी में क्या लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो वहां पर आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। उसके लिए आपको ये नोट्स देखनी है कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से अकाउंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इतने अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद थर्ड नंबर की नोट किसके लिए है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से। देखो आपको दिया है थर्ड नंबर किसके लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, है ना। तो उसमें क्या जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, तो डिबेंचर, फिर लॉन्ग टर्म लोन और टर्म लोन, फिर बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट। अगर ऐसा कुछ दिया है आपको एग्जाम में तो ये कहाँ दिखाना है आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आपको याद रखना है, बराबर। कभी कभी आपको ऐसा देंगे डिबेंचर, डिबेंचर 1 लाख ऐसा आपको दिया है एग्जाम में, तो डिबेंचर कहाँ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ब्रैकेट में लिखना है डिबेंचर, और वहां पे अमाउंट बाहर लिख देनी है। अगर एक से ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया, मान लो 2 दिया है, डिबेंचर भी दिया है और बॉन्ड भी दिया है, तो आपको यहाँ लिखना है अंडर हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर डिबेंचर 1 लाख, बॉन्ड 1 लाख, दोनों का टोटल 2 लाख बाहर लिखना है। अगर एक से ज़्यादा हो तो ऐसे नीचे लिखना है, अगर एक ही दिया तो इसके बाद में ब्रैकेट करके लिखना है, बराबर। ये कैसे लिखना है, कैसे करना है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विच अकाउंट्स आर शोन, सो डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और टर्म लोन, बॉन्ड एंड पब्लिक डिपोजिट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसमें क्या आएगा, सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी डिबेंचर और प्रेफरेंस रिडीम करती है और प्रीमियम से रिडीम करती है तो वो कंपनी के लायबिलिटीज है ना, उसको फ्यूचर में देना है। लेकिन वो कौन सी लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्यों, क्योंकि वो 1 साल के बाद देना रहता है। तो आपको क्या लिखना है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा, तो उसमें 2 ही अकाउंट्स आते हैं। प्रीमियम, कौन से प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो कहाँ जाएगा वो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो दिस नोट नंबर 4।
नाउ नोट नंबर 5 उसमें क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें क्या है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएंगे। बराबर, ये सब प्रोविजंस है। और ये किसके रिलेटेड है, वर्कर्स के रिलेटेड। देखो इसमें सारे अकाउंट किसके रिलेटेड है, वर्कर्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग अकाउंट। ये सारे अकाउंट कहाँ जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएंगे। तो अब आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम को ग्रेजुएटी फंड दिया है, पेंशन फंड दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है, तो कहाँ जाएगा, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के हेड के अंदर जाएगा। ये आपको याद रखना है। एंड उसके बाद आपको दिया है लास्ट में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो उसमें क्या है, तो उसमें दो चीजें देखो क्या क्या है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स किसके, फॉर लेस देन 12 मंथ। अगर 12 मंथ के कम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है तो कहाँ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म लोन्स में जाएगा। उसको कहाँ दिखाना है, आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाना है। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, तो ये भी क्या हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, मीन्स लेस देन 1 ईयर। जब हम मनी बोरो करते हैं लेस देन 1 ईयर, तो उसको कहाँ दिखाना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाना है। लेकिन लोन दिया है लेकिन ब्रैकेट में कुछ भी दिया नहीं है, फॉर लेस देन 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ, तो आपको लॉन्ग टर्म लोन समझना है। और उसको कहाँ दिखाना है, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाना है। कहाँ दिखाना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाना है। समझ में आया। तब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या जाता है, देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या जाता है, देन रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाता है। ये सारे अकाउंट्स आपको ये नोट्स देखने के बाद पता चलने चाहिए। ओके, इसके बाद आपका आएगा ट्रेड पेबल्स, जो आपको पेज नंबर 129 पे दिया है। बराबर, ट्रेड पेबल्स, तो उसमें क्या जाएगा, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अगर आपको एग्जाम में क्रेडिटर्स दिए हैं और बिल्स पेबल दिए तो आपको पता चलना चाहिए कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर शोन अंडर विच हेड, ट्रेड पेबल्स। कौन सी साइड, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये आपको पता होना चाहिए। देन अदर करंट लायबिलिटीज, तो उसमें क्या जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, इनकम रिसीव्ड एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेड ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। बराबर, देन कॉल्स इन एडवांस, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर ऐसा कोई अकाउंट्स आपको दिया है एग्जाम के अंदर तो वो सारे अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएंगे। बराबर, अब आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं, इनकम रिसीव एडवांस किसको बोलते हैं हम, अनक्लेम डिविडेंड। बराबर, यानी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है लेकिन किसी शेयर होल्डर ने डिविडेंड अभी तक लिया नहीं है, तो कंपनी की लायबिलिटीज है। बराबर, और कौन सी लायबिलिटीज है आपकी कंपनी की, तो अदर करंट लायबिलिटीज है, उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। फिर डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेएबल आफ्टर ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। अगर किसी कंपनी को डिबेंचर और उसके ऊपर प्रीमियम पे करना है ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, तो भी क्या जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए हैं और उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया है, देना बाकी है, तो कंपनी की क्या है, वो अदर करंट लायबिलिटीज। यानी आपको इसमें से कोई अगर कोई अकाउंट दिया है एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल अनक्लेम डिविडेंड, तो आपको समझ में आना चाहिए अनक्लेम डिविडेंड इज शोन अंडर विच हेड, अदर करंट लायबिलिटीज। आपको इस तरह से याद रखना है। देन लास्ट नोट नंबर 9 जो लायबिलिटी साइड लिखते हैं वो, उसमें क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो उसमें दो चीज आती है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स यानी क्या, हमें जो नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करना है उसके लिए प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन करना है हमें देना है फ्यूचर में। एंड प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड अभी दिया नहीं है लेकिन हमको देना है। बराबर, तो ये हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि कंपनी को शॉर्ट टर्म में पे करना रहता है, तो उसके लिए कंपनी प्रोविजन करती है, उसके लिए कंपनी अलग से पैसा निकालती है, वो आपको यहाँ दिखाना है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। उसमें क्या जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में अगर आपको इन दोनों में से कोई एक अकाउंट दिया है कि प्रपोज डिविडेंड, तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड कहाँ दिखाते हैं हम, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जितना अमाउंट दिया वो अमाउंट आपको अमाउंट के कॉलम में लिख लेना है। ओके, तो ये हो गई आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, जहां पर कितनी नोट आती है, 1 to 9। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोट नंबर 1 से लेके नोट नंबर 9 कहाँ आती है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में। उसमें नोट नंबर 1 किसके लिए, तो शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2 किसके लिए है, तो कि रिजर्व सरप्लस। ऐसा नोट किसके लिए वो भी आपको पता होना चाहिए। नोट नंबर 7 किसके लिए, तो ट्रेड पेबल्स। नोट नंबर 8 तो कि अदर करंट लायबिलिटीज। नोट नंबर 9 तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपको ये भी याद रखना है, बराबर, कि कौन सी नोट किसके लिए हम बनाते हैं और उसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं ना। आफ्टर दैट बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट दैट इज असेट्स। दूसरा पार्ट कौन सा है, असेट्स। उसमें क्या आएगा, तो असेट्स में सबसे पहले क्या आता है, फिक्स असेट्स। उसमें भी टेंजिबल
असेट्स में नॉट नंबर 10 वो किसके लिए फिक्स असेट, लेकिन कौन सी फिक्स असेट, टेंजिबल। टेंजिबल असेट किसको बोलते हैं आपको पता है, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच। उसमें कौन कौन सी असेट्स आती है, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, लीज असेट्स, ये सारी असेट्स क्या होती है, टेंजिबल। अगर आपको एग्जाम में इसमें से कोई एक असेट्स दी है तो आपको नॉट नंबर 10 में दिखाना है अंडर हेडिंग ऑफ फिक्स असेट्स टेंजिबल, बराबर। उसके बाद 11 नंबर का नोट्स है, नॉट नंबर 11 वो किसका है, फिक्स असेट्स। लेकिन फिक्स असेट्स में कौन सा है वो, इनटेंजिबल। कौन सी असेट्स, इनटेंजिबल। उसमें क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब ये पहली जो 4 असेट्स है ना वो तो हम देखते आए 11 से। अभी यहाँ पे नई 3 असेट्स है, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी। तो ये भी असेट्स है ना। अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो लाइसेंस आपका क्या है, इनटेंजिबल असेट्स है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आपका असेट्स है, कौन सा असेट्स है, इनटेंजिबल असेट्स। अगर आपके पास फ्रेंचाइजी है तो आप फ्रेंचाइजी भी क्या आपकी, वो इनटेंजिबल असेट्स है, इसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, बराबर। इसमें से कोई भी असेट्स अगर आपको दी है एग्जाम में तो उसको कहाँ दिखाना है आपको, नॉट नंबर 11 में, फिक्स असेट्स में, इनटेंजिबल असेट्स में। आपको ये पता होना चाहिए। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बराबर, ये अगर दिया है आपको तो कहाँ दिखाना है इसको, इनटेंजिबल असेट्स, अंडर द हेड ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, नॉट नंबर 11। क्लियर। सो ये हमने देखा असेट्स में दो, पहला फिक्स असेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नॉट नंबर 12 that is given on page number 130. Now here on page number 130 very first there is non current investment. नॉट नंबर 12 किसके लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है देखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनीज, शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक फॉर मोर देन 12 मंथ्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर आपको ये सब इन्वेस्टमेंट दिए हैं तो आपको कहाँ दिखाना है उन सबको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो फॉर मोर देन कितने मंथ के लिए हो, मोर देन 12 मंथ्स। अगर आपने मोर देन 12 मंथ इन्वेस्ट किया है तो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और आपको यहाँ पे दिखाना है। क्लियर ना। उसके बाद आपका है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में क्या आता है, तो लोन टू एम्प्लॉइज। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है कितने लिए, फॉर मोर देन 12 मंथ्स। फॉर मोर देन 12 मंथ है तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग लेस देन 12 मंथ तो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। तो यहाँ पे लिखना है लॉन्ग लोन टू एम्प्लॉय, ब्रैकेट में लिखा हो फॉर मोर देन 12 मंथ तो कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स में, बराबर। फिर कस्टम डिपोजिट हो, टेलीफोन डिपोजिट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिट हो, ये सारी डिपोजिट क्या है हमारी, लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपको एग्जाम में दिया है टेलीफोन डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट या इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट तो आपको कहाँ दिखाना है उसको, अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद है 14 नंबर की नोट, दैट इज अदर नॉन करंट असेट्स। उसमें क्या है, तो डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ। अगर डिबेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन सबको आपको रिटर्न ऑफ करना है आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ, एक साल के बाद, तो कहाँ दिखाना है इसको, अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाना है, बराबर। आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ हो तो यहाँ दिखाना है अदर नॉन करंट असेट्स में। अगर लेस देन 12 मंथ हो ना, लेस देन 12 मंथ तो इसको कहाँ दिखाना है आपको, तो इसको आपको दिखाना है करंट इन्वेस्टमेंट में। कहाँ दिखाना है आपको, करंट, बराबर। इसको दिखाना है आपको अदर करंट असेट्स में। कहाँ दिखाना है आपको, अदर करंट असेट्स में दिखाना है, बराबर। तो अदर नॉन करंट असेट्स में क्या आएगा, तो इतने अकाउंट्स आएंगे, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आपके करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर लेस देन 12 मंथ। कहाँ पर, लेस देन 12 मंथ। अगर लेस देन 12 मंथ है इन्वेस्टमेंट तो करंट इन्वेस्टमेंट में, अगर मोर देन 12 मंथ है तो कहाँ लिखना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाना है। लेकिन ब्रैकेट में कुछ भी दिया नहीं है, ओनली आपको ऐसा दिया है शेयर एंड डिबेंचर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझना है, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट समझना है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया ना हो तो, लेकिन इंफॉर्मेशन दिया है फॉर लेस देन 12 मंथ तो करंट इन्वेस्टमेंट एंड मोर देन 12 मंथ तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर। देन 16 नंबर आपका है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज में क्या क्या जाएगा, तो यहाँ पे आप ये देख लो, इन्वेंट्रीज में इतने अकाउंट जाते हैं, बराबर। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमर स्टोर्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। अगर इसमें से कोई अकाउंट्स आपको एग्जाम में दिया है तो ये सारे अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्रीज में जाएंगे, बराबर। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को पता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स यानी जिसमें आधा प्रोसेस हो गया है, आधा प्रोसेस बाकी होगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जिसपे सारी प्रोसेस हो चुकी है, स्टॉक इन ट्रेड जो माल हमने बेचने के लिए दे दिया है, लूज टूल्स हमारे एसेट्स है, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमर स्टोर्स, देन गुड्स इन ट्रांजिट जो गुड ट्रांसपोर्ट में है उसको क्या बोलते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये सारी क्या है, इन्वेंट्री से, बराबर। अगर इसमें से कोई अकाउंट्स आपको दिया है तो आपको उसको दिखाना है इन्वेंट्रीज के अंदर, अंडर द नोट नंबर 16, बराबर। आपको याद रखना है इसमें से कोई एक अकाउंट आपको देंगे, ये सारे अकाउंट नहीं देंगे, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि लूज टूल्स तो कहाँ दिया होगा, इन्वेंट्रीज में, गुड्स इन ट्रांजिट कहाँ पे आएगा, तो इन्वेंट्रीज में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये नोट्स देखनी है। नाउ नोट नंबर 17, तो नोट नंबर 17 किसके लिए, ट्रेड पेएबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें क्या आएगा, तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बराबर। तो आपको एग्जाम में डेटर्स दिया हो तो डेटर्स कहाँ दिखाना है आपको, अंडर ट्रेड रिसीवेबल्स, बराबर। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें क्या आएगा, तो कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, बराबर। इसको क्या बोलते हैं हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बराबर। जो चेक्स एंड ड्राफ्ट है उसको क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर आपको एग्जाम में कैश बैलेंस दिया हो, बैंक बैलेंस दिया हो, चेक्स के बैलेंस दिया हो, कि ड्राफ्ट दिया हो, तो ये सब कहाँ आएगा, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी क्या, तो अगर हमने लोन दिया हो, लोन एडवांस फॉर लेस देन 12 मंथ्स, अगर हमने किसी को लोन दिया है लेकिन लेस देन 12 मंथ के लिए दिया है तो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। एंड एडवांस टू सप्लायर्स, अगर हमने अपने सप्लायर्स को एडवांस रुपीज दिए कितने मंथ के लिए, लेस देन 12 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, तो कहाँ जाएगा वो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। एंड उसके बाद लास्ट आपका नोट नंबर 20, दैट इज व्हाट, अदर करंट असेट्स। कौन सा है, अदर करंट असेट्स। उसमें क्या क्या जाएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस, अगर हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किए तो, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, हमारी इनकम हो चुकी है लेकिन हमको नहीं मिली है वो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ। अगर नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर, नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर आपको राइट ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा वो, अदर करंट असेट्स। अगर मोर देन और आफ्टर 12 मंथ है तो क्या जाएगा वो, लॉन्ग टर्म, बराबर, लॉन्ग टर्म। आपको याद रखना है कब राइट ऑफ करना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, डिबेंचर डिस्काउंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, तो अदर करंट असेट्स में लिखना है, ये आपको याद रखना है, बराबर। ये आपका नोट नंबर 20 जिसमें क्या जाएगा, अदर करंट असेट्स। अगेन आपको ये सारे अकाउंट्स एग्जाम में नहीं देंगे, इसमें से कोई अकाउंट देंगे, जैसे कि आपको दे दिया है कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट में असेट्स पार्ट में जाएगा। असेट्स में भी कौन से पार्ट में जाएगा, तो के करंट असेट्स में जाएगा, बराबर। करंट असेट्स में भी कौन से पार्ट में जाएगा, तो लास्ट वाली अदर करंट असेट्स में जाएगा, एफ, बराबर, एफ में जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए और वहां पे लिख देना है। अगर एक ही है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट सीधा बाहर अमाउंट में। एक से ज्यादा है तो आपको हेडिंग देके अंदर लिखना है 1 2 3 4 जैसे दिया है वो, और उसका टोटल जो बाहर आएगा फिर ये टोटल आपको वहाँ वो बैलेंस शीट में दिखाना है उस नोट के अंदर, अदर करंट असेट्स। अगर किसी को जानना है कि अदर करंट असेट्स कैसा है, टोटल 10 लाख रुपीज़, तो वो ये नोट नंबर 20 देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नोट नंबर 20 के हिसाब से अदर करंट असेट्स में 1 लाख रुपीज़ कैसे आए हैं, बराबर। इसके लिए हमको नोट्स बनानी है। तो आपको आज हमने जो 20 नोट डिस्कस की है और उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं वो पता होने चाहिए, तो ही आप बैलेंस शीट बना सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली दे देंगे नहीं कि अदर करंट असेट्स इतना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस इतना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना, ऐसा नहीं देंगे। वो आपको अमाउंट देंगे, जैसे डेटर्स 1 लाख रुपीज़ है तो आपको पता होना चाहिए डेटर्स कहाँ आएंगे। डेटर्स कहाँ आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं, तो वहाँ उसके अंदर लिखने हैं, बराबर। वो आप गलत जगह लिख सकते नहीं, और वो भी सीक्वेंस में लिखना है। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज 3 पार्ट को डिवाइड करते हैं, असेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ऐसा याद रखना है। उस ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, तो ए में क्या आता है शेयर कैपिटल, बी में क्या आता है रिजर्व सरप्लस, ये सब आपको सीक्वेंस में याद रखना है, बराबर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था
और आज हमने क्या किया है, ये जो से नोट्स है वो सारी नोट्स हमने डिस्कस की है। तो आपको फिर से ये सारी नोट्स एक बार आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपको देख लेना है कि कौन से हेड के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। उसके बाद हम बैलेंस शीट के एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन देखेंगे, बराबर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस व्हाट इलिस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज फॉर बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में हमें कैसे लिखना है, बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, बराबर। उससे पहले फिर से आपको एक बार मैं जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो आपकी पेज में आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 126 एंड पेज नंबर 127 के ऊपर वही फॉर्मेट हमको देखना है। उससे पहले जो दिया वो मत देखना, एंड दैट इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन हमको कौन सा फॉर्मेट देखना है एग्जाम के लिए, जो पेज नंबर 126 एंड 127 पे दिया है वो, ये वाला, दिस वन, हमको ये फॉर्मेट रेडी करना है। तो आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए, आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए, आपको याद कर लेना है ना, कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिखना है, फिर एज एट, फिर पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम, नॉट नंबर में नॉट नंबर लिखना है और अमाउंट में अमाउंट लिखना है। नॉट नंबर सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो पहला क्या है, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें पहला पार्ट क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व सरप्लस, तो यही आना है सीक्वेंस में। नॉट नंबर 1 किसके लिए, शेयर कैपिटल, नॉट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, आपको ये नॉट नंबर उसके सामने लिखना है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहला आएगा ए, फिर बी में क्या आएगा, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद सी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसमें नॉट नंबर क्या है, 3, 4 एंड 5। फिर तीसरा पार्ट कौन सा है, तो करंट लायबिलिटीज, बराबर। उसमें कितने पार्ट है, तो 4। कौन कौन से 4 पार्ट है आपके, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ए बी सी डी, इसको सीक्वेंस में लिखना है। उसका नॉट नंबर क्या है आपका, तो 6, 7, 8 एंड 9। तो ये फॉर्मेट आपको पहले लिख देना है, बराबर। उसके बाद अगर आपको मान लो एग्जाम में दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा, तो आपको सबसे पहले पता होगा क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आएगी। उसमें क्या आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, तो इट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कहाँ पे आएगा, तो ट्रेड पेएबल्स में आएगा। अब आपको पता कब चलेगा क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल्स में आएगा, आपने इसकी नोट्स देखी होगी तब, जो हमने अभी डिस्कस की वो, बराबर। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, बराबर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा आपका, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए, बराबर। ये सारा अकाउंट्स आपको पता कब चलेगा कि इसके अंदर क्या आएगा, आप वो नोट्स देखोगे तब, बराबर। सेम वे असेट साइड, ऐसे असेट्स आपको दिए। बैलेंस का दूसरा पार्ट क्या है, असेट, उसमें 2 पार्ट को डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। उसमें नॉन करंट असेट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए बी सी एंड डी। उसमें ए को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स असेट को, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट जाते हैं वो हमने नोट्स में देखे हैं। अभी आपको फिर से एक बार देख लेना है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में क्या जाता है, एंड अदर नॉन करंट असेट्स में क्या जाता है। उसके बाद करंट असेट्स, उसमें कितने पार्ट है, तो उसमें 6 पार्ट है, ए बी सी डी ई एफ। उसमें एक किसका है, तो करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें कौन से अकाउंट जाएंगे, इन्वेंटरीज में कौन से अकाउंट जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल में क्या जाएगा, कैश एंड कैश इक्विपमेंट में क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में क्या जाएगा, एंड अदर करंट असेट्स में क्या जाएगा। ये आपको देखना है। उसके नोट नंबर क्या है, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, जो हमने देख लिए। और इसको आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, बराबर। अगर आपको ये ए बी सी डी ई एफ उसको सीक्वेंस में ही लिखना है एज इट इज, जैसा आपको दिया है, क्योंकि दिस इज बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, उसमें हम कोई चेंजेस कर सकते नहीं है, बराबर। तो आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखना है और उसकी नोट्स देखनी है, उसके बाद ही आपको इसके एग्जाम्पल समझ में आएंगे, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो, बराबर। तो सबसे पहले आपको ये 2 फॉर्मेट रेडी कर देने हैं, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसके बाद उसकी नोट्स जो हमने डिस्कस की वो। ये नोट्स आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट आपको लिखना है एज इट इज, जैसा आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उसी तरह से। नोट्स आपको सिर्फ लर्न करनी है और नोट्स में देखना है कि कौन से हेड में कौन से अकाउंट जाते हैं, आपको उसको याद रखना है। फिर जब एग्जाम में आपको इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि इन्वेंट्रीज, तो अगर इन्वेंट्रीज में क्या जाएगा, तो गुड्स इन ट्रांजिट, तो कहाँ जाएगा, इन्वेंट्रीज में जाएगा। कैश बैलेंस कहाँ जाएगा, तो कैश एंड कैश इक्विपमेंट में जाएगा। तो डेटर्स कहाँ जाएंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएंगे, बराबर। फिर आपका है लोन लेस देन 12 मंथ, तो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस में जाएगा, बराबर।
अगर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कहाँ जाएगी आपकी, टेंजिबल असेट्स में जाएगी। गुडविल तो कि इनटेंजिबल असेट्स में जाएगा। क्रेडिटर्स तो ट्रेड पेबल्स में जाएगा, बराबर। ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब कहाँ जाएगा, तो कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा, बराबर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगा। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से अकाउंट्स कहाँ पर जाएंगे वो, ओके। उसके लिए आपको ये सारी नोट्स देख लेनी है, ओके। सो टुडे वी हैव डिस्कस व्हाट, नोट्स, है ना, नोट्स विच आर प्रिपेयर्ड while we prepare balance sheet of company's account, okay. So in next lecture we discuss illustration of balance sheet and uski exercise. Thank you and have a nice day.